चलिए, देखिए हम लोग पढ़ रहे थे गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ, और टॉपिक स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले था लिबरलाइजेशन, और उसके बाद हमने किया था प्राइवेटाइजेशन, और उसके बाद हम करेंगे ग्लोबलाइजेशन। तो उसका पहला हिस्सा है इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, IFDI। देखिएगा, इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए एफडीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि फॉरेन करेंसी अगर इंडिया आएगा तो इंडिया और स्ट्रांग होगा। क्योंकि किसी भी कंट्री को हम मानते हैं कि वो रिस्की नहीं है उतना, वो कंपनी अंदर से स्ट्रांग है अगर उसके पास फॉरेन करेंसी रिजर्व बहुत ज़्यादा हो। ध्यान दीजिएगा, तो जितना फॉरेन रिजर्व हमारे पास ज़्यादा होगा उतना ही हमारी कंट्री और स्ट्रांग होगी अंदर से। क्योंकि ज़रा सोचो, इंडिया के बाहर जब भी हम इंपोर्ट करेंगे, इंडिया के बाहर से कोई भी सामान खरीदेंगे इंडिया के बाहर से, तो वैसे केस में क्या इंडियन करेंसी चलेगा? नो सर। नो सर। तो वैसे केस में जनरली जो, देखो, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? किसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है? इंग्लिश। 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 इसी तरह से पूरे वर्ल्ड में बताओ कौन सा करेंसी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और चलता है? डॉलर। 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 $12। हाँ, यूएस डॉलर। डॉलर बहुत सारे हैं, हाँ, सिंगापुर डॉलर भी है और बहुत सारे दूसरे डॉलर भी है, लेकिन यूएस डॉलर है जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है और एक्सेप्टेड है। तो वैसे सिचुएशन में जिस कंट्री के पास जितना यूएस डॉलर का रिजर्व्स होगा, वो कंट्री उतनी स्ट्रांग मानी जाएगी। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, capital source for domestic sources remain inadequate for the purpose of overall development of the nation। यानी जो डोमेस्टिक सोर्सेज से हमारे पास कैपिटल आता है, बोल रहे हैं यहाँ पर कि वो इनएडिक्वेट माना जाता है, मतलब उसको काफ़ी नहीं माना जाता। देखो, वो भी अच्छा है, डोमेस्टिक सोर्स से पैसा आ रहा है, यानी इंडियन कंपनी पैसे लगा रही है, वो भी अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वो इनफ नहीं है। फॉरेन कैपिटल इज सीन एज अ हार्बिंगर ऑफ ग्रोथ। हार्बिंगर का मतलब होता है बदलाव लाने वाला, मतलब एक ऐसा फॉरेन कैपिटल को हम बदलाव लाने वाला, ग्रोथ का बदलाव लाने वाला सूचक बोल सकते हैं। मतलब उससे पता चलता है कि हाँ ग्रोथ होगा। तो फॉरेन कैपिटल को कितना इंपॉर्टेंस दिया गया, देखिए, इन अ सेंस इट इज़ लाइक फाइलिंग इन द गैप्स बिटवीन डोमेस्टिक सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। मतलब डोमेस्टिक सेविंग्स जो हम करते हैं और जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उसके बीच भी गैप होता है, यानी जो इन्वेस्टमेंट करना है वो ज़्यादा करना है, डोमेस्टिक सेविंग्स उतना नहीं है, तो उस गैप को फिलअप करने का काम करता है एफडीआई। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, एफडीआई अभी पिछले 4 महीनों में इंडिया से बहुत सारा फॉरेन करेंसी ले जा चुका था। इस वजह से हमारा सेंसेक्स 53,000 तक आ गया था, नीचे में 53,000। लेकिन उसको संभाला हुआ था डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पैसे डाल रहे थे, इसलिए बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरा। लेकिन अभी पिछले 1 डेढ़ महीनों से, 1 1.5 मंथ से, ये जो फॉरेन एफ आई आईज हैं, लास्ट 1.5 मंथ से एफआईआई वापस पैसे डाल रहे हैं इंडिया में। तो इस वजह से हमारा सेंसेक्स बढ़ करके फिर से पहुंच गया है 60,000 पॉइंट्स पर। तो एफआईआई अगर पैसे डालेंगे, हमारा शेयर मार्केट भी अच्छा चलेगा, हमारी कंपनियां भी अच्छा करेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, इन्फ्लेशन मॉडरेट रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। In the post-liberalization and privatization period, India was considered a lucrative place of FDI inflow because of its huge domestic market। तो इंडिया क्यों lucrative है? क्योंकि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है। इसको समझिएगा आप अभी, क्यों फॉरेन कंपनीज इंडिया आना चाहती है, क्यों एफडीआई इनफ्लो आ रहा है इंडिया में। पिछले 1991 से लेकर के 1991 से लेकर के अभी तक बहुत हमारा जो फॉरेन करेंसी रिजर्व से बढ़ा है, ह्यूज बढ़ा है। तो उसका कारण है कि एफडीआई को लग रहा है, फॉरेन जो फॉरेनर्स हैं उनको लग रहा है, फॉरेन कंपनीज को लग रहा है कि इंडिया उनके लिए एक बहुत अच्छा मार्केट है। इस कारण से वो इंडिया में पैसा डाल रहे हैं, और ख़ास करके जब से लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हुआ तो उनको उनकी प्रॉब्लम भी धीरे धीरे कम होती चली गई। यानी वो इंडिया को अपना एक फ्रेंड कंट्री समझने लगे, जहाँ पर उनके लिए जो माहौल है, एक सेकेंड है, एक सेकेंड।
हाँ, जहाँ पर उनके लिए जो माहौल है वो बहुत पॉजिटिव उनको लगने लगा धीरे धीरे, इसलिए इंडिया में इतना फॉरेन करेंसी का इन्फ्लो शुरू हुआ। फॉर ए क्लोज्ड इकोनॉमी, एनी नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्राइवेटाइजेशन फॉर इट्स सक्सेस नीड्स अ सक्सेसफुल मूव टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन। बोल रहा अगर कोई क्लोज्ड इकोनॉमी है तो एनी नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्राइवेटाइजेशन फॉर इट्स सक्सेस, तो अगर हम प्राइवेटाइज करके आगे बढ़ना चाहते हैं, नेशनल प्रोग्राम हमने बनाया है प्राइवेटाइजेशन के लिए, तो वो सक्सेसफुल तभी होगा जब हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन क्रिएट्स अ वाइड मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ग्लोबलाइजेशन का मतलब वन वे नहीं होता है, मतलब जैसे अगर हम इंडिया से माल बेचेंगे बाहर या सर्विसेज देंगे बाहर, तो एट द सेम टाइम फॉरेन से भी इंडस्ट्रीज यहाँ आएंगे, वो हमसे भी माल खरीद सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है टू वे बिजनेस। एट द सेम टाइम फॉरेन फंड फ्लो इन एन इकोनॉमी टू बी इन्वेस्टेड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, मतलब एक तरफ हम भी अपना माल बाहर बेचेंगे, दूसरी तरफ फॉरेन इंडस्ट्रीज भी इंडिया, फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करेंगी। फॉरेन फंडिंग इन गुड सेंस क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज डिमांड। तो अगर वो फॉरेन फंडिंग होगा तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन इंडस्ट्रीज का ग्रोथ बहुत तेजी के साथ होगा। इसको ऐसे समझो, 1950 से 1990s के बीच में हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी, गाड़ी बना ली, गाड़ी स्टार्ट कर दी, उसको धीरे धीरे चलाने भी लगे। लेकिन जैसे ही 1990s के बाद हमने ग्लोबलाइजेशन का दौर जब हमारा शुरू हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो वैसे सिचुएशन में उस गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। तो फॉरेन फंडिंग एक बहुत अच्छे सेंस में आप बोल सकते हैं कि ये रफ्तार को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। कैसे? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में हेल्प करता है, डिमांड क्रिएट करता है, चीज़ें सस्ती होती है कंपैरेटिवली, लोगों को चॉइस मिलता है, इस कारण से बिजनेस आगे बढ़ता है तेजी से। फॉर ए स्टेडी फ्लो इन फॉरेन फंड्स लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी इज रिक्वायर्ड। तो अगर हम चाहते हैं कि लगातार हमारे यहाँ पर फंड आता रहे, लिबरलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, यानी उनको भी हम मौका दें, अपॉर्चुनिटी दें, उनके साथ भेदभाव ना करें, उनको ज़बरदस्ती का पनिशमेंट ना दें फालतू में, मतलब ऐसा ना करें, भेदभाव करें, मतलब इंडियन लोगों पर टैक्स ज़्यादा कम लगा दें और उन पर हम बहुत ज़्यादा टैक्स लगा कर रखें। ऐसे में फिर वो इंडिया नहीं आएंगे। अगर उनको फ्रेंडली इन्वायरमेंट हम नहीं देंगे तो वो इंडिया आना पसंद नहीं करेंगे। तो इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम में बहुत सारे बदलाव किए गए। टैक्सेशन ऑफ एनआरआई चैप्टर ऐड किया गया, जिसमें फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इंडिया में इन्वेस्ट करने पर जो भी इनकम होगा, चाहे वो डिविडेंड के रूप में हो, चाहे वो इंटरेस्ट के रूप में हो, या शेयर्स को बेचने की वजह से कैपिटल गेन के रूप में हो, कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में हो, हर जगह उनके लिए टैक्स रेट को बहुत कम कर दिया गया 1991 के बाद। तो इसीलिए इंडिया एक ल्यूक्रेटिव इकोनॉमी बना जहां वो पैसा लगा सकते थे। लिबरलाइजेशन इज ऑलवेज पेयर्ड विथ रेगुलेशंस, जो मैंने कहा ना, रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया में ऐसे रेगुलेशंस लाए गए जो उनके लिए फ्रेंडली थे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाने वाले थे, या उनको सिक्योरिटी मिल रही थी एक तरह से, इसलिए वो इंडिया आने लगे। देखिएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी described as flow of capital investment to an enterprises in a nation by another enterprises located in a different nation by capturing a majority stake in ownership in a company in the target country or by expanding operation of an existing business in that country। तो FDI क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी डिस्क्राइब्ड एज फ्लो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का फ्लो होना टू एन एंटरप्राइजेज इन अ नेशन बाय अनदर एंटरप्राइजेज लोकेटेड इन अ डिफरेंट नेशन। मतलब कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होगा एक एंटरप्राइजेस के द्वारा, लेकिन कौन करेगा उसको उसमें इन्वेस्टमेंट? तो डिफरेंट नेशन में लोकेटेड अनदर एंटरप्राइजेस बाय कैप्चरिंग ए मेजॉरिटी स्टेक इन ओनरशिप। वो ओनरशिप ले लेगा हमारी कंपनी में, वो इन्वेस्ट करेगा इन अ कंपनी इन द टारगेट कंट्री और बाय एक्सपेंडिंग ऑपरेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस इन दैट कंट्री। एक सेकेंड। तो देखिएगा, मेजॉरिटी स्टेक इन ओनरशिप इन ए कंपनी इन द टारगेट कंट्री, मतलब टारगेट कंट्री जैसे इंडिया अगर टारगेट कंट्री है तो वहां पर कंपनीज में वो मेजॉरिटी स्टेक ले लेंगे, या वो उस कंट्री में ही एग्जिस्टिंग बिजनेस में अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करेंगे, यानी नए फैक्ट्रीज लगाएंगे, बिजनेस को आगे ले जाएंगे। परमिशन फॉर एफडीआई इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल सेक्टर्स। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है कि हर सेक्टर में उनके लिए खोल दिया गया, ऐसा नहीं था।
मतलब आप ऐसा समझिए कि ज़रूरी नहीं कि उनके वो आएंगे इंडिया तो हमारे हर एक कंपनी में 100% शेयर खरीद लेंगे सीधा, ऐसा नहीं होगा. Some sectors are opened up for 100% and in some sectors it is allowed only up to 26%, 49% और 51%. अलग अलग सेक्टर्स के लिए ये जो क्राइटेरिया सब अलग अलग है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा अभी 100% किसके लिए है, अभी हमने पढ़ा ना कहीं कहीं पे 100% है, तो 100% FDI is allowed for roads and highways. रोड बनाएंगे, हाईवे बनाएंगे, पोर्ट बनाएंगे, पोर्ट एंड हार्बर्स. तो वैसे सिचुएशन में वो 100% इन्वेस्ट कर सकते हैं. 100% FDI थ्रू ऑटोमेटेड रूट. सर हार्बर्स क्या होता है? पोर्ट को ही बोलते हैं, पोर्ट के जैसा ही कुछ. एक मिनट देखना अभी. 100% FDI थ्रू ऑटोमेटेड रूट इज अलाउड इन projects for construction and maintenance of roads, comma highways, comma bridges, comma toll roads, comma tunnels, hotels. ये सब याद नहीं रखना है लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ. इन सब एरियाज में 100% FDI अलाउ कर दिया गया है, गवर्नमेंट ने अलाउ किया है. जैसे रोड हाईवेज बनाना, जितने भी आप नेशनल हाईवेज देख रहे हैं वहाँ भी फॉरेन कंपनीज आकर के 100% स्टेक ले सकती है उन कंपनियों में जो इंडिया में काम कर रहे हैं. रोड या हाईवे बनाने का काम, पोर्ट या हार्बर्स. हार्बर्स मतलब वही जहाँ पर कमर्शियल गुड्स जो है आते हैं, मतलब वहाँ पर शिप्स आते हैं जहाँ पर कमर्शियल गुड्स लोड अनलोड होते हैं. 100% FDI थ्रू ऑटोमेटेड रूट इज अलाउड. अच्छा, ऑटोमेटेड रूट का मतलब होता है उसमें गवर्नमेंट का दखल नहीं होगा. आपको गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस बनाकर बता देगी और उन रूल्स के हिसाब से आप डायरेक्ट काम कर सकते हो, फिर किसी से परमिशन भी नहीं लेना पड़ेगा. ऑटोमेटेड रूट का मतलब ये हुआ. इज अलाउड इन प्रोजेक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड. सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं है, रोड का मेंटेनेंस भी है. हाईवे, ब्रिज, टोल रोड या टनल या होटल्स और टूरिज्म, इन सारे बिजनेसेस में गवर्नमेंट ने बोला कि आप 100 का 100% FDI कर सकते हो, मतलब पूरी की पूरी कंपनी आप अपनी बना सकते हो. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. इसी तरह से मैं अगर कहूँ कि 51% स्टेक उन्होंने अलाउ किया प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए. किसके अलाउ किया? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए. जैसे जितना भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देख रहे हैं वहां पर अप टू 51% लगा सकते हैं. लेकिन अगर मैं कहूं लेस देन 26% तो उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक का नाम आ सकता है. पब्लिक सेक्टर बैंक उनके लिए लेस देन 26%, जैसे 20% रखा गया स्टेक. पब्लिक सेक्टर मतलब जैसे स्टेट बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में अगर उनको पैसा लगाना हो तो वो अप टू 20% लगा सकते हैं. ये प्रैक्टिकल सिनेरियो बता रहा हूं मैं आपको. तो हर फील्ड में वहाँ के रिक्वायरमेंट को देखते हुए गवर्नमेंट अपना सेफ्टी भी देखती है कि कंट्री को नुकसान ना पहुँचे. बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए वो गवर्नमेंट अलाउ करती है एक लिमिट कि आप इतना % तक FDI ला सकते हो, इंडिया में लगा सकते हो पैसा, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग. कोई दिक्कत? नो सर. नो सर. तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या होता है, मतलब FDI किस तरह से आता है. तो वो सीधे फैक्ट्री नहीं डालते हैं, वो क्या करते हैं इंडियन कंपनीज के शेयर खरीदते हैं. तो कितना खरीद सकते हैं उस पर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि आप एक लिमिट तक खरीद सकते हैं. हर सेक्टर के लिए वो लिमिट अलग है. ओके. यस सर. Foreign direct investment has always remained a bone of contention and FDI in a multi-brand retail, defense, extra are classic examples. बोल रहे हैं कि FDI has always remained a bone of contention and FDI in multi retail,
मल्टी ब्रांड रिटेल का मतलब जैसे जहां पर एक ही जगह पर सब तरह के सामान मिलेंगे, एक से ज़्यादा ब्रांड्स के, ये सब जो है यहाँ भी एफडीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. It often felt that areas like media and defense could compromise on India's securities interest and hence no FDI should be permitted. मीडिया और डिफेंस में एफडीआई परमिट नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा लगा. कहाँ कहाँ पर? मीडिया और डिफेंस में, क्योंकि उससे कंट्री का सिक्योरिटी जो है वो खतरे में पड़ सकता है. इन सर्टेन एरियाज, देखो मीडिया से क्यों पड़ सकता है? क्योंकि मीडिया को कंट्रोल करेंगे अगर एफडीआई यानी फॉरेन कंपनियां, तो वो अपने फायदे वाली चीजें दिखाते रहेंगे जानबूझ करके लोगों के सामने, और इंडिया को नुकसान पहुंचेगा, उससे इंडिया के लोगों को नुकसान पहुंचेगा. इन सर्टेन एरियाज द एफडीआई लिमिट हैज बीन कैप्ड लाइक द इंश्योरेंस बिजनेस. उसमें भी कैपिंग किया गया कि एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा आप नहीं डाल सकते हैं पैसा. वेयर देयर इज नो अप्रूवल थ्रू ऑटोमेटिक रूट, द कंपनी कंसर्न हैज टू सीक परमिशन फ्रॉम FIFP. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी, FIFP फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल. अगर ऑटोमेटेड रूट अलाउ नहीं किया गया है तो हर बार इन्वेस्टमेंट करने से पहले FIFP से परमिशन लेना होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल. और अगर ऑटोमेटेड रूट अलाउ किया गया है तो रूल्स रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए आप आराम से बिना किसी अप्रूवल के पैसे लगा सकते हैं. कोई दिक्कत? नो सर. तो सवाल ये है कि अगर नहीं है, मतलब ऑटोमेटेड रूट अलाउड नहीं है किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो बताओ किससे अप्रूवल लेना होगा? FIFP फॉरेन इन्वेस्टमेंट FIFP, फैसिलिटेशन पोर्टल. हाँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल. ये भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आगे, here are a few sectors where FDI is prohibited under both the government route as well as automatic route. इन सेक्टर्स में रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए. एक्सक्यूज मी सर. हाँ, सर फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड क्या होता है? प्रमोशन बोर्ड नहीं है यहाँ पर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल है. सर मेरे बुक में प्रमोशन बोर्ड दिया हुआ है, तो वो क्या होता है? वो डिफरेंट है, इसको ये अलग चीज है, वो अलग चीज है. उसके बारे में भी हम हाँ. बात करेंगे. पहले इसको मैं कंप्लीट कर लूँ, टॉपिक बीच में अभी खत्म नहीं हुआ. ओके सर. Here are a few sectors where FDI is prohibited, मतलब FDI को प्रोहिबिट किया गया है और बोला गया है कि ना तो गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के ही, ना ही आप ऑटोमेटिक रूट से पैसे डाल सकते हैं. कहाँ कहाँ? एटॉमिक एनर्जी, सुनो, एटॉमिक एनर्जी, जैसे परमाणु बम बनाते हैं वैसी कंपनियां, जो इस तरह की कंपनियां जो काम कर रही हैं, वहां आप पैसे नहीं डाल सकते हैं. माइक्रोफोन बंद करिए. उसके बाद लॉटरी बिजनेस में पैसे आप नहीं लगा सकते, फॉरेन कंपनियां पैसे नहीं लगा सकती हैं, एफडीआई नहीं आ सकता. गैम्बलिंग, बेटिंग, बिजनेस ऑफ चिट फंड, निडी कंपनी, ये सब फिनेंस से रिलेटेड है. तो देखो, एक तो एटॉमिक एनर्जी है, फिर लॉटरी तो कैजुअल इनकम हो गया, लॉटरी गैम्बलिंग दोनों, ये दोनों कैजुअल इनकम है. किस्मत की बात है, वहां पर किस्मत होगा तो आप जीतेंगे. और ये दोनों हैं फिनेंस से रिलेटेड कंपनियां. फिर एग्रीकल्चर एक्सक्लूडिंग फ्लोरिकल्चर. फ्लोरिकल्चर मतलब जो फ्लावर्स की खेती करते हैं ना, वो फ्लोरिकल्चर होता है, फ्लावर्स. हॉर्टिकल्चर में फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब आ जाता है. फ्लावर्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स. सीड तो आप जानते हैं, बीज किसानों को के काम आता है जब वो फसल उगाते हैं बीज डाल करके. एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री होता है ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर फार्म एनिमल्स. फार्म एनिमल्स को ग्रो करना मतलब उनको रखना अपने यहाँ पे, जैसे चिकन या और भी चीज़ें हैं. फार्म एनिमल्स को ब्रीडिंग कराना, ब्रीडिंग करा के उनका पॉपुलेशन बढ़ेगा, देन उसके बाद उनका केयर करना और बिजनेस करना, उनको बेचना, ये भी यहाँ कवर्ड है. पिसिकल्चर, पिसिकल्चर यानी ये फिश से रिलेटेड होता है, फिश भी ग्रो करते हैं हम लोग. कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल तो आप जानते हैं, मशरूम भी आप जानते हैं, एक्स्ट्रा.
under control condition and services related to agro and allied services and plantation activities other than tea plantation. ये है important part, exception. टी प्लांटेशन में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उसको अदर देन को रखा गया, मतलब अदर देन है वो। एग्रीकल्चर में एफडीआई नहीं लिया जा सकता। जैसे यहाँ पर देखो एक्सक्लूडिंग बोला है, मतलब एक्सक्लूडिंग फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ सीड्स, एनिमल हस्बेंड्री, पिसिकल्चर एंड कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, मशरूम एक्स्ट्रा अंडर कंट्रोल कंडीशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू एग्रो एंड अलाइड सर्विसेज। ये यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं वो। इसके अलावा एग्रीकल्चर जैसे अनाज नहीं लगा सकते हैं, क्रॉप्स नहीं ग्रो कर सकते, देखो क्रॉप्स नहीं कवर्ड है। फ्लावर, फ्रूट्स और वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं, लेकिन क्रॉप्स वगैरह ग्रो कराना हो तो उसके लिए एफडीआई अलाउड नहीं है। उसके बाद प्लांटेशन एक्टिविटीज के लिए अलाउड नहीं है, लेकिन टी प्लांटेशन अलाउड है। प्लांटेशन एक्टिविटीज अलाउड नहीं है, टी प्लांटेशन अलाउड है। अगर मैं पॉइंट नंबर 6 की बात करूं, अब मेरा सवाल है, सुनना, क्या एफडीआई आ सकता है फिश ग्रो करने वाली कंपनियों के लिए, मतलब वो उनका Yes, sir. फिशिंग करना? तो आंसर इज यस, क्योंकि वो एक्सेप्शन में कवर्ड है। फ्लावर ग्रो करना, फ्रूट, वेजिटेबल, सीड, एनिमल हस्बेंड्री यानी फार्म एनिमल्स को ग्रो करना, फिश, वेजिटेबल्स, मशरूम, ये सब अलाउड है, एफडीआई आ सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ अनाज ग्रो करना है किसी भी तरह का, किसी भी तरह का, मतलब जैसे आप देखेंगे एक तो होता है राइस, दूसरा होता है क्या, गेहूं जो हम खाते हैं, उसके अलावा बहुत सारे दाल, अलग अलग पल्सेस, ये सब नहीं ग्रो कर सकते वो, उसमें वो पैसे नहीं डाल सकते एफडीआई। और उसके अलावा प्लांटेशन एक्टिविटीज में भी नहीं डाल सकते हैं, लेकिन डाल सकते हैं टी प्लांटेशंस में। क्लियर है? Yes, sir. हाउसिंग एंड रियल एस्टेट बिजनेस में वो पैसे नहीं डाल सकते हैं, हाउसिंग एंड रियल एस्टेट, लेकिन एक्सेप्ट डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, पूरा टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं चलेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल प्रीमाइसेस, रोड, ब्रिज टू द एक्सटेंट स्पेसिफाइड। रोड और ब्रिज में तो पहले ही पढ़ लिया था, रोड और ब्रिज में अलाउड है उनके लिए। तो टाउनशिप वगैरह पूरा का पूरा वो डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें क्या उनकी मदद लेनी पड़ती है। जैसे हमारे पास तो उतना अभी एडवांस टेक्निक्स नहीं है ना, तो उनकी ही हेल्प लेते हैं हम लोग ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में। लेकिन नॉर्मल हाउसिंग एंड रियल एस्टेट बिजनेस में नहीं, मतलब जैसे कोई बिल्डिंग डेवलप करना है किसी पर्टिकुलर एरिया में, वहाँ पर उसके लिए एफडीआई अलाउड नहीं है वैसी कंपनियों में। ट्रेडिंग इन ए ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स टीडीआर किसको बोलते हैं, सुनना। इट अलाउज द ओनर टू सेल द development of a particular parcel of land to another। देखो ये क्या होता है, समझा रहा हूं मैं अभी। लैंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता है ये। इसमें क्या होता है, जिसका लैंड होता है उसके पास उतना रिसोर्सेज नहीं होता है कि वो खुद से उसको डेवलप कर सके, तो वो क्या करता है, किसी थर्ड पार्टी के साथ, जैसे बिल्डर के साथ टाई अप करता है। वो बोलता है लैंड मेरा रहेगा, बनाओ तुम, और 50-50 कर लेंगे। मतलब बनने के बाद जितना बनेगा कंस्ट्रक्टेड एरिया, उसका आधा तुम रखना, आधा मेरे को दे देना, और स्टार्टिंग में कुछ कैश मेरे को दे दो, जमीन मेरी है इसलिए। इस तरह के एग्रीमेंट को बोलते हैं ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। मतलब हम अपना राइट्स दे रहे हैं किसी और को ताकि वो उसे डेवलप करके बेच सके। तो ये इसमें हम एफडीआई नहीं ले सकते हैं, एफडीआई अलाउड नहीं है। मैन्युफैक्चर ऑफ सिगार, शेरूट्स का मतलब भी वही होता है, मतलब टाइप ऑफ सिगार। सिगारिलॉस ये भी वही होता है, सिगार एंड सिगरेट्स, टोबैको और टोबैको सब्स्टिट्यूट वाला, मतलब किसी भी तरह का टोबैको से रिलेटेड सिगार, सिगरेट, ये सब अलाउड नहीं है। उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए एफडीआई नहीं लिया जा सकता, ये सिर्फ इंडियन कंपनियां कर सकती है। तो यहाँ पर ये एरियाज है, 9 एरियाज जिसमें एफडीआई अलाउड नहीं है। ये सब एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है। एटॉमिक एनर्जी, लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग एंड बेटिंग, बिजनेस ऑफ चिट फंड, निडी कंपनी, एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटीज। तो लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शनल है, एग्रीकल्चर में भी और प्लांटेशन में भी। हाउसिंग एंड रियल एस्टेट बिजनेस, इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे पूरा का पूरा टाउनशिप डेवलप करना या रोड ब्रिज डेवलप करना। टीडीआर नहीं कर सकते आप, यानी लैंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट नहीं कर सकते आप, और जितना भी टोबैको से रिलेटेड प्रोडक्ट है उसका मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एफडीआई नहीं ले सकते हैं। तो इंडिया एज ए प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन फॉर एफडीआई फ्लोज, एफडीआई का बहुत सारा फ्लो इंडिया में होता है। ये एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है इंडिया
इंडिया जनरली रिसीव एफडीआई फ्रॉम यूएस, ब्रिटेन, सिंगापुर, जापान एंड यूएसए। ये मेजर कंट्रीज हैं जो कि हमारे यहाँ पर बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं ऑन ए रेगुलर बेसिस। तो ये था आपका पहला टॉपिक, क्या, एफडीआई। अभी सुनो, काम खत्म नहीं हुआ है। मतलब इंडिया में पैसा आएगा एक तो एफडीआई के थ्रू। एफडीआई क्या करते हैं, सीधे हमारी कंपनियों के शेयर खरीद लेते हैं। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. और दूसरा है एफ आई आई, ये बिल्कुल अलग है, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। एफ आई आई देखना, वी ऑफन कम अक्रॉस द टर्म एफ आई आई विच रिप्रेजेंट द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। बोल रहे हैं कि हम कई बार नाम सुनते हैं एफ आई आई का, जिसका मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। सुनो सुनो, इंडिया में भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। जितने भी हमारे म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं वो क्या है, मतलब हमारा ही पैसा तो वो इन्वेस्ट करती है, तो वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए, उसको बोलते हैं डीआईआई। कुछ समझे? Yes, sir. डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी वो इंडिया के म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि इंडिया में ही इन्वेस्ट करते हैं या इंडिया के बाहर भी कर सकते हैं, मतलब ग्लोबल फंड्स भी होते हैं। हमारी म्यूचुअल फंड कंपनियां इंडिया के बाहर भी पैसे लगा सकती है, लेकिन वो आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब वो इन्वेस्टमेंट इंडिया के बाहर होगा। अभी हम बात कर रहे हैं फॉरेन के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, मतलब फॉरेन के जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं वो हमारे इंडिया में आकर के शेयर बाजार में पैसे लगा सकती है, शेयर मार्केट में। अंडरस्टैंड? Yes, sir. FII आर लार्ज फॉरेन ग्रुप्स विद सब्सटेंशियल इन्वेस्टेबल फंड। उनके पास बहुत बड़े फंड्स होते हैं। आपको बता दूं, एक महीने में वो चाहे तो 50,000 करोड़ रुपए डाल सकते हैं, 1 लाख करोड़ रुपए डाल सकते हैं, या 15 दिन में ही उतने पैसे निकाल भी सकते हैं, उनकी मर्जी। तो FII लार्ज फॉरेन ग्रुप्स होते हैं जिनके पास बहुत बड़ी पूंजी होती है, इन्वेस्टेबल फंड। FII आर रजिस्टर्ड अब्रॉड विद ए व्यू टू इन्वेस्टिंग इन अदर नेशंस, मतलब उनका रजिस्ट्रेशन अब्रॉड में होता है, इंडिया के बाहर, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करते हैं दूसरे कंट्रीज के इक्विटी मार्केट में, हेज फंड्स में, पेंशन फंड्स में और म्यूचुअल फंड्स में। ये अलग अलग टाइप के फंड होते हैं। इनको समझना है तो आपको सीए इंटर और सीए फाइनल में सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तब ये सब डिटेल में आपको पढ़ना है वहाँ पर, अभी नहीं है आपके सिलेबस में। अभी इतना समझो सिंपल टर्म्स में कि वो बहुत बड़े बड़े फंड्स को इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। वैसे इंस्टीट्यूशंस को हम कहते हैं FII। FII हैव स्ट्रॉन्ग रिसर्च टीम। उनके पास जो रिसर्च टीम होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। हाँ देखिएगा, आप एक बात सोचिए, जो इंस्टीट्यूशंस एक एक बार में 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ रुपए डालेंगे इंडिया में, बिना रिसर्च के डाल देंगे कहीं भी? No, sir. नो सर। वो लोग यहाँ पर क्या करने आएंगे, कमाने आएंगे या पैसे लुटाने आएंगे, बताओ? कमाने आएंगे। तो इसका मतलब है उनके पास जो टीम होगी वो बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही सॉलिड होगी। ओके? Yes, sir. यस सर। which speculate to invest in a country with a possibility of a strong return in equity market। मतलब वो स्पेकुलेट करते हैं, मतलब कम दाम में खरीदते हैं और ज़्यादा दाम में बेचते हैं, और विथ अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग रिटर्न इन इक्विटी मार्केट। दीज फंड्स पार्क देयर फंड्स टू फ्यूल अ बुलिश मार्केट, मतलब वो मार्केट को ऊपर ले जाने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। नेचुरली फॉर स्मॉल पीरियड द नेशन एक्सपीरियंस इनफ्लो ऑफ ए स्ट्रॉन्ग फॉरेन करेंसी इन इट्स फिनेंशियल सिस्टम। और कंट्री को भी थोड़ा मजा आता है, क्योंकि एक साथ अगर आपके कंट्री में 10,000, 20,000 करोड़ का फॉरेन करेंसी आएगा, डॉलर आएगा, तो कंट्री को भी तो अच्छा लगेगा। लेकिन ये मज़ा बहुत ज़्यादा समय तक नहीं मिलने वाला है। ये शॉर्ट टर्म के लिए भी डालते हैं पैसा, मतलब जनरली ये क्या करते हैं, जब मन आए पैसा को वापस निकाल भी देते हैं। मतलब हम इनको रोक नहीं सकते हैं कि आप पैसा लाए हैं तो आप 5-10 साल मत ले जाइए, ऐसा नहीं बोल सकते हम। तो इनका जब मन होगा पैसे निकाल कर वापस भी ले जा सकते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. नो सर। FDI जब आता है, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो क्या वो शॉर्ट टर्म के लिए आता है?
नो सर। नो सर। नहीं, एफडीआई हमेशा लॉन्ग टर्म टारगेट के साथ आता है, जबकि एफआईआई जब इंडिया आते हैं तो वो लॉन्ग टर्म टारगेट के साथ नहीं आते। आ भी सकते हैं, उनकी मर्जी, लेकिन वो जब चाहे पैसे निकाल भी सकते हैं। समझ में आ रहा है? यानी इसमें अगर हम बोलेंगे अनसर्टेनिटी कहाँ ज़्यादा है, अगर फॉरेन करेंसी आ भी गया है तो बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत कहाँ पर नहीं है, FII में। FII। एफआईआई में, क्योंकि वो जब चाहे पैसा निकाल भी लेंगे। whenever the market reaches a peak, मार्केट जब पीक पर पहुंच जाता है यानी बहुत हाई हो जाता है, एंड स्टार्ट डिक्लाइनिंग देयर आफ्टर, तो ये फंड को दूसरे नेशन में मूव कर देते हैं। और सिर्फ ये एक रीज़न नहीं होता है, मार्केट पीक पर पहुंचा है इसके बाद पैसा निकाल लेंगे, ये इकलौता रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं। अगर अमेरिका में गवर्नमेंट, वहाँ के जो फेडरल बैंक्स हैं, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो वो यहाँ से पैसा निकाल के वहाँ डाल देंगे, ले जाएंगे। अगर वहाँ इंटरेस्ट रेट घटेगा तो वहाँ से निकाल के यहाँ ले आएंगे। तो ये सब बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। सो द यूफोरिया इज शॉर्ट लिव्ड। यूफोरिया का मतलब होता है हैप्पीनेस, मतलब ये जो खुशी होती है ये किस पीरियड की होती है, बोलो? शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए। नो वंडर नेशनल गवर्नमेंट्स लुक फॉर सस्टेनेबल एफडीआई इन्वेस्टमेंट ओवर एफआईआई इन्वेस्टमेंट। मतलब गवर्नमेंट तो यही चाहेगी, नेशनल गवर्नमेंट, कि सस्टेनेबल एफडीआई इन्वेस्टमेंट ओवर एफआईआई इन्वेस्टमेंट हो। मतलब सस्टेनेबल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए वो करें, गवर्नमेंट तो यही चाहती है, लेकिन गवर्नमेंट के चाहने से थोड़ी ना सब कुछ हो जाता है। अब तीसरा टॉपिक है इंडिया फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया अब्रॉड। ये उल्टा मामला है। OFDI आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी अब हम पैसे लगाएंगे इंडिया के बाहर। पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज फेवर्ड इंडिया नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ इनवर्ड एफडीआई बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ आउटवर्ड एफडीआई और OFDI। मतलब अब केवल इंडिया ही फॉरेन करेंसी आएगा ऐसा नहीं है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बल्कि इंडिया से भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जाएगा इंडिया के बाहर। इंडियन फर्म्स इन्वेस्ट अब्रॉड टू। फॉर एग्जांपल इन फरवरी 2020 भारती एयरटेल ने $978.92 मिलियन इन्वेस्ट किया था होली ओन सब्सिडरी इन मॉरिशस। मतलब भारती एयरटेल ने, जो एयरटेल है एयरटेल, उसने मॉरिशस में इन्वेस्ट किया था, देखो कितना सारा डॉलर, $978.92 मिलियन US। इन नवंबर 2019 पीवीआर सिनेमा जो मल्टीप्लेक्स चेन है, लीडिंग मल्टीप्लेक्स चेन, उन्होंने अपना श्रीलंका में पहला प्रॉपर्टी लॉन्च किया। मतलब श्रीलंका में भी वो थिएटर लॉन्च किया उन्होंने, मल्टीप्लेक्स, मेकिंग इट फर्स्ट इंटरनेशनल वेंचर। इन अगस्त 2019 सन फार्मा, जो कि एक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है, entered into a licensing agreement with China System Medical Holdings CMS to develop and commercialize 7 generic products in mainland China। मतलब हमारी कंपनी ने, सन फार्मा जो इंडियन कंपनी है, उसने मेनलैंड चाइना में अपने 7 जेनरिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और वहां उसको बेचने के लिए लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया। डेटा रिलीज बाय आरबीआई ऑफ इंडिया शोज दैट investment by Indian firms in foreign countries in January 2020 rose by nearly 40% to $2.1 बिलियन ऑन अ ईयरली बेसिस। इतना पैसा इंडिया के बाहर भी गया है फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, $2.1 बिलियन। तो अब ऐसा है, ग्लोबलाइजेशन है ना, आप खाली क्या ये सोच सकते हो कि पैसा आएगा इंडिया में फॉरेन करेंसी खाली नहीं, ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम इंपोर्ट भी करेंगे, यानी इंडिया के बाहर से माल मंगाएंगे भी तो फॉरेन करेंसी चला जाएगा, या हमारी कंपनियां दूसरे कंट्री की कंपनियों को टेक ओवर भी करेंगी, जिसकी वजह से भी फॉरेन करेंसी इंडिया के बाहर भी जाएगा। लेकिन ये तो फ्लो है, ये चलता रहता है। अगर आप चार्ट बनाओगे ना तो फॉरेन करेंसी का चार्ट हमेशा देखना, फॉरेन रिजर्व्स ये घटते बढ़ते रहेगा, ये चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, कम ज़्यादा होते रहेगा ओवर द पीरियड। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10, BlackRock invested $30 million as a portfolio investor in Indian stock market. This may be a case of, इसको क्या बोलेंगे? हाँ सर FII इन्वेस्टमेंट। देखो ये दोनों तो बेकार है, या तो एफडीआई होगा या एफआईआई होगा, तो आप इसको FII इन्वेस्टमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है एफआईआई इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में वो पैसा डाल रहे हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की तरह।
तो इसका मतलब है कि वो FII बन करके FII के रूप में पैसे डाल रहे हैं और वो जब चाहेगा बाद में निकाल भी लेंगे. ओके. Yes, sir. 11. FDI in sectors of public activities which do not require any prior approval either of the government or Reserve Bank of India is classified as. क्या बोलेंगे उसको? जहां पे गवर्नमेंट का Automatic route. तो ऑटोमेटिक रूट, Automatic route. यही टेक्निकल वर्ड है. नॉन कमर्शियल रूट या प्रायोरिटी रूट या ग्रीन चैनल नहीं बोलेंगे. क्या बोलेंगे? Automatic. Automatic route. ऑटोमेटिक रूट. द मेथड ऑफ FDI अदर देन ऑटोमेटिक रूट क्या बोलते हैं उसको? Government route. Government route. Government route. Government route. ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा. क्लियर है? Yes, sir. FISP का क्या मतलब है? Foreign. Foreign investment facilitation portal. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, Promotion board. Foreign investment. सुनो सुनो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल फॉरवर्ड बोर्ड, ये तो है ही नहीं. FIFP तो या तो ये हो सकता है एक, या अगले पेज में एक और है, देखो. Investment फॉरेन facilitator. इन्वेस्टमेंट फॉरवर्ड बोर्ड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल. बताओ, बोर्ड तो है ही नहीं पहली बात. तो ये है सही जवाब. Foreign investment facilitation portal. सुनो, ये क्वेश्चन कितना कंफ्यूजिंग था. अगर आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता तो आप इसकी बजाय वो बी नंबर वाला पॉइंट था, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, सॉरी ए नंबर पॉइंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटेशन बोर्ड, ये भी तो बोल सकते थे. तो बोर्ड तो होगा ही नहीं ना, क्या होगा? पोर्टल होगा. बोलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. FIFP फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल. अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14. आइडेंटिफाई द सेक्टर वेयर FDI इज नॉट परमिटेड. ऑटोमोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. Atomic energy. तो Atomic energy. ठीक है ना? Yes, sir. नंबर 15. सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू इंपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ Globalization. ट्रेड. Globalization. सुनो सुनो, पहले क्वेश्चन समझो. सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू इंपोर्ट, मतलब इंपोर्ट के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस था उनको सिंप्लीफाई करना, मतलब आसान बनाना ताकि हम इंपोर्ट कर पाएं. तो ऑब्वियस सी बात है ग्लोबलाइजेशन में ही ये हो पाएगा ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sale of 50% stake in a PSU to a single private sector company is an example of. This investment. ये सीधा सीधा दिस इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल है, लेकिन टू फॉर्म अ जॉइंट वेंचर, क्योंकि 50% बेचा ना, तो 50-50 का मतलब क्या होता है? Joint venture. जॉइंट Joint venture. Joint venture. तो ये डिस इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल है. अगला, FDI अलाउड है कहाँ? देखो तो चारों में. Plantation. Tea plantation. टी प्लांट. Tea plantation. ओके. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने क्या फॉलो किया? सोशलिस्टिक पाथ? आंसर इज नो. कॉमनवेल्थ मॉडल ऑफ ग्रोथ? Mixed economy. Mixed economic path. कैपिटलिस्टिक मॉडल नहीं. क्या फॉलो किया? Mixed economic path. मतलब यह है कि गवर्नमेंट कंपनियां भी काम करेंगी और प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा, दोनों मिलजुल करके काम करेंगे. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. चलो अगला सवाल है 19 नंबर, देखना. Hyundai India Limited came to India through FDI route. It followed the path of divestment in public sector unit, joint venture. Hyundai India Limited, Hyundai तो इंडियन कंपनी है नहीं. Hyundai ने इंडिया में एक सब्सिडियरी कंपनी बनाई जिसका नाम रखा Hyundai India Limited और उसके थ्रू बिजनेस करना शुरू किया. तो ये सब पहला दोनों जवाब सही नहीं है. सही जवाब है तो ये वाला, बाय क्रिएटिंग 100% इंडियन Subsidiary. कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. गवर्नमेंट पॉलिसीज चार तरह के होते हैं.
रुको रुको, पहले ऐसे बताओ, क्या वॉलंटरली कोई पॉलिसी होता है? नो सर। नो सर। नो सर। तो ये तो गया। ये देखो यहाँ भी वॉलंटरी वर्ड है, ये भी गया। अब ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। प्रोटेक्टिव ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, क्योंकि प्रोटेक्टिव भी हम लोग पढ़े थे ना, यस सर, पार्टिसिपेटिव नहीं होता। पार्टिसिपेटिव नहीं होता है। इस तरह से आपको उसको एक्सक्लूड करना है, समझ गए? यस सर। ब्रिक्स इज एन इन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग, सुनो, ब्रिक ये कुछ देशों का समूह है जिसको ब्रिक्स कहा जाता है। और ये कौन से देश हैं? तो ये देश है वर्ल्ड एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज। ऐसे इकोनॉमीज जो वर्ल्ड के एमर्जिंग मार्केट हैं, मतलब अभी उभरते हुए देश हैं, जो वर्ल्ड को आगे ले जाएंगे आने वाले टाइम में, वैसे देशों का एक समूह बनाया गया ब्रिक्स। उसमें आई का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, इंडिया। इंडिया। तो अभी इसमें से हम लोग को निकालना है सही जवाब। अब इसमें गेसिंग थोड़ी ना चलेगा, इसको तो एग्जैक्टली याद करना पड़ेगा। तो इसका सही Yes. जवाब है ब्राजील, रसिया, इंडिया। इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये है ब्रिक नेशंस का मतलब, इसमें ये जुड़े हुए लोग हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये याद कर लेना। प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू, चेक करो कौन सा सही जवाब है, एक एक करके चेक करो। पहला, ट्रांसफरिंग गवर्नमेंट ओनरशिप टू प्राइवेट हैंड, सही है कि गलत? सही है। सही है। सही है सर। डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सही है सर। सही है सर। ओपनिंग दोज एरियाज फॉर प्राइवेट सेक्टर विच आर रिजर्व फॉर गवर्नमेंट, सही है सर। तो सही क्या है। जवाब होगा? ऑप्शन डी। ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, समझ गए? यस सर। चलो अगला सवाल पढ़ो। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, एक एक करके। हाँ, फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एफआईआई इज मोर प्रेफरेबल टू एफडीआई। अरे बहुत सिंपल सवाल है ये, मतलब पॉइंट है। कौन ज्यादा रिलायबल होता है, एफआईआई या एफडीआई? एफडीआई। एफडीआई। तो ये क्या है, करेक्ट है क्या? नो सर। फॉल्स है। नो क्यों सर। फॉल्स है? नो सर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफआईआई से होगा, क्या पॉसिबल है? नो सर। शॉर्ट। सेकंड, एफडीआई हैज स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेटिव इफेक्ट इन इक्विटी मार्केट। एफडीआई का बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेटिव इफेक्ट आता है, ये भी फॉल्स है। इसमें FII। एफआईआई होगा, एफआईआई के कारण स्पेकुलेशन होता है। वो अचानक से पैसा डालेंगे मार्केट बढ़ जाएगा, अचानक से निकालेंगे मार्केट गिर जाएगा। तो ये काम एफडीआई का नहीं है, किसका है? FII। तो ये भी false है। एफआईआई। तीसरा, इन इंडिया परमिशन फॉर एफडीआई इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल सेक्टर्स। सर सही है। ये ट्रू है। यस सर। अभी तो पढ़ाया था, कहीं पे 26% से कम है, फिर कहीं 49, कहीं 51 और कहीं तो 100% भी है। यस सर। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। हाँ देखिएगा, एफडीआई यूजुअली डन टू रीप शॉर्ट टर्म गेन्स। एफडीआई यूजुअली रीप शॉर्ट टर्म गेन के लिए एफडीआई होता है क्या, बोलो? नो सर, लॉन्ग टर्म गेन्स। सुनो, यहाँ कहीं भी गेसिंग नहीं है, ये एक भी आंसर में गेसिंग नहीं चलेगा, आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। याद करो, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है आरबीआई जुड़ा हुआ है, याद आ रहा है, मैंने बताया था आपको। हाँ सर। आरबीआई यस जुड़ेगा, सर। यस सर। आरबीआई जुड़ेगा तो इंटरेस्ट रेट इन्वॉल्व होगा कि नहीं, बोलो? होगा हाँ सर। सर। यस सर। तो वैसे केस में क्या ये सही Yes, जवाब sir. हो सकता है? नो सर। हाँ सर। कहाँ हाँ, नॉट द कंसर्न बोला ना। सर हाँ नहीं होगा। आरबीआई का तो कंसर्न होता है ना इंटरेस्ट रेट से। यस सर। क्वांटिटी ऑफ मनी एंड क्रेडिट, इस पे भी होता है, ये सही जवाब नहीं है। कहाँ पे आरबीआई इन्वॉल्व नहीं होती है वो देखना है।
डिस्पोजेबल Disposable income with the household. तो ये है सही जवाब, मतलब ये इसका आरबीआई से कोई लेना देना नहीं है। डिस्पोजेबल इनकम विद द हाउस होल्ड, क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो 26 नंबर देखो। टैक्स रेट किससे रिलेटेड होता है? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल और डिजायर्ड डायरेक्शन फॉर कंड्यूसिवनेस। टैक्स रेट क्या होना चाहिए जरा देखो तो, हम पढ़ा चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ। Lower the better. लोअर द बेटर, करेक्ट। जीडीपी क्या होना चाहिए? The better. Higher the better. Higher the Higher the better. better. और इन्फ्लेशन? Moderate Higher होना to चाहिए. better. Moderate. Higher to better. मॉडरेटली हायर द बेटर, ओके। Yes, sir. मतलब मॉडरेटली हायर चलेगा, बहुत ज्यादा हायर नहीं चलेगा। तो सही जवाब क्या हुआ? A A. number. Option A. ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ पर Yes, sir. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइड बाय लिबरलाइजेशन? क्या चीज लिबरलाइजेशन नहीं है? आराम से देखो, पढ़ते हैं एक एक करके। हाँ, डी कंट्रोल, डी रेगुलेशन, जनरल ब्रॉडनिंग ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेस और डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। It's investment, sir. क्यों? कि वो सर प्राइवेटाइजेशन में आ जाता है. देखो, लिबरलाइजेशन वाला टॉपिक अगर आप खोलोगे ना वापस से, मैं बता रहा हूं, पेज नंबर 4.8 एंड 4.9। तो वैसे सिचुएशन में ध्यान देना आप, यहां पर लिबरलाइजेशन में क्या होता है? रिस्ट्रिक्शंस को कम करना। लेकिन ये जो डिसइन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है, ये तो प्राइवेटाइजेशन के 4 हिस्सों में से एक था, याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. प्राइवेटाइजेशन में वो 4 हिस्से कौन थे जो एकदम इंपॉर्टेंट थे? तो डेलीगेशन, डाइवेस्टमेंट, डिस्प्लेसमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये प्राइवेटाइजेशन का हिस्सा है, इसीलिए ये लिबरलाइजेशन का ये मतलब नहीं है, ठीक है? Yes, sir. 28 देखो। Which of the following reasons is or are correct for considering moderately low external value of domestic currency as conducive of for domestic business? बोल रहे हैं कि moderately low है external value of domestic currency, उसका रीजन क्या हो सकता है? 28 नंबर का एक एक करके देखो। प्रोटेक्टिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्टेड गुड्स। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कंपटीशन से बचाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। क्या हो सकता है? देखो, फॉर कंसीडरिंग मॉडरेटली लो एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एज कंड्यूसिव फॉर डोमेस्टिक बिजनेस। डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू लो है, मतलब फॉरेन करेंसी महंगा है। बोलो। Yes, sir. कॉस्टलियर फॉरेन करेंसी, ये मतलब है। मैंने आपको बताया था डिटेल में, फॉरेन करेंसी महंगा होगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट कम होगा, बताया था ना? Yes, sir. तो इंपोर्ट से बचाने के लिए हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट से ये काम तो किया जा सकता है ना, मतलब रुपया को और सस्ता किया जा सकता है, चीप बनाया जा सकता है, और फॉरेन करेंसी को महंगा किया जा सकता है। सही है या गलत? ये वाला बताओ। ए, सही है sir. हाँ सर, सही है। मेकिंग द एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटेटिव, एक्सपोर्ट्स को कॉम्पिटेटिव बनाना, ये भी सही है, मतलब एक्सपोर्ट को हम एक्सपोर्ट कर पाए ऐसा माहौल बनाना। तो हाँ सर। टैरिफ जंपिंग एफडीआई, टैरिफ जंपिंग एफडीआई, एफडीआई टैरिफ जंपिंग एफडीआई क्या होता है? देखना पड़ेगा एक बार इसको, मुझे भी एक बार चेक करना पड़ेगा क्योंकि अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। देखो, टैरिफ जंपिंग एफडीआई के बारे में लिखा, अलाउज अ फॉरेन फर्म टू अवॉइड अ ट्रेड बैरियर बाय लोकेटिंग प्रोडक्शन विद इन द डेस्टिनेशन मार्केट। सच एक्टिविटीज हैव द पोटेंशियल टू सब्सटेंशियली मिटिगेट द वेलफेयर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओरिजिनल ट्रेड प्रोटेक्शन पॉलिसी। रुको यार, एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा। टैरिफ जंपिंग एफडीआई
FDI allows a foreign firm to avoid a trade barrier by locating production within the destination market. Such activities have the potential to substantially mitigate the welfare क्या मतलब हुआ? पढ़ो इसको, समझो थोड़ा सा. What happens if tariff are increased? Tariff jumping FDI allows a foreign firm to avoid a trade barrier. Foreign firm को ट्रेड बैरियर का सामना नहीं करना पड़ेगा. बाय लोकेटिंग प्रोडक्शन विद इन द डेस्टिनेशन मार्केट. जहाँ पे वो चाहते हैं वहाँ पर प्रोडक्शन कर पाएंगे. बाय लोकेटिंग प्रोडक्शन विद इन द डेस्टिनेशन मार्केट. यानी यहाँ पर हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखो यहाँ पर थोड़ा सा, मेरे को तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि फॉरेन फर्म्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं. Which of the following reasons is or are correct for considering moderately low external value of domestic currency as conducive for domestic business? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है थर्ड पॉइंट. बाकी दो पॉइंट में कोई डाउट नहीं है मुझे. और लास्ट वाला लिख रहा है ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव हो सकता है क्योंकि ये दोनों सही आ रहा है ना, ए और बी दोनों सही आ रहा है. अगर सी भी सही आएगा तब जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव. पर सी सही है कि नहीं वो समझने के लिए थोड़ा और बाकी लोग भी इसका थोड़ा रिसर्च करो जल्दी. कंड्यूसिव मतलब हेल्पफुल फॉर डोमेस्टिक बिजनेस. ये डोमेस्टिक बिजनेस के लिए हेल्पफुल होता है. तो ये कैसे हेल्पफुल हुआ? टैरिफ जंपिंग एफडीआई. हाँ सुनो कैसे हेल्पफुल हुआ. एक बात बताओ, एफडीआई का पर्पस क्या है? इंडियन एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करना या उनको और चैलेंज देना? ये बताओ. सपोर्ट करना. सपोर्ट करना. सपोर्ट करना. सपोर्ट कर. हाँ तो अब देखो यहाँ पर मीनिंग अब क्लियर हो रहा है. टैरिफ जंपिंग एफडीआई अलाउज फॉरेन फर्म टू अवॉइड ए ट्रेड बैरियर. फॉरेन फर्म को ट्रेड बैरियर का सामना नहीं करना पड़ेगा जब वो अपने डेस्टिनेशन मार्केट में प्रोडक्शन करना चाहेंगे. मतलब ऑब्वियस इंडिया में एफडीआई तो इंडिया आ रहा है ना, मतलब इंडिया में उनके लिए ट्रेड बैरियर्स को हटाना. अगर ट्रेड बैरियर्स को हटाएंगे तो डोमेस्टिक बिजनेस को सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा उनके आने से? यस सर. मतलब डोमेस्टिक बिजनेस को इससे फायदा होगा. तो इसीलिए 28 का सही जवाब क्या है बताओ? डी. डी ऑल ऑफ द अबव. बहुत ही अच्छा पॉइंट है. देखो ये टैरिफ जंपिंग एफडीआई मतलब मैं रिपीट कर रहा हूँ. इसका मतलब है कि जो एफडीआई है जब वो इंडिया आकर के माल बनाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, हेल्प करेंगे यहाँ इंडियन कंपनीज को, पैसे लगाएंगे, तो वैसे सिचुएशन में उनके लिए ट्रेड बैरियर्स को हटाना उसको बोलते हैं टैरिफ जंपिंग एफडीआई. मतलब उस समय उनको टैरिफ में मदद करना, ड्यूटीज में मदद करना, टैक्सेस में मदद करना गवर्नमेंट की तरफ से, उसको बोलते हैं टैरिफ जंपिंग.
अगला सवाल 29, रीजंस वाई लोअर इंटरेस्ट रेट में बी कंड्यूसिव फॉर बिजनेस मतलब हेल्पफुल होता है। लोअर इंटरेस्ट रेट बिजनेस के लिए क्यों हेल्पफुल होता है? जवाब दीजिए, मतलब रीजन बताइए। पहला, मेक्स इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विथ लोअर रिटर्न्स एलिजिबल, मतलब लोअर रिटर्न्स का मतलब मैंने आपको क्लास में भी बताया था, कॉस्ट होता है। मतलब जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल लाते हैं उनका कॉस्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये ट्रू है अगर हाँ सर। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो। इनेबल्स मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स ऑफ द हाउसहोल्ड्स के सेविंग्स को मोबिलाइज करने में मदद करता है, मतलब वो इन्वेस्ट कर पाएंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस करता है, ये भी ट्रू है। अगर सस्ता लोन मिलेगा तो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? कम होगा। और चौथा जवाब था ए एंड सी। अच्छा, इनेबल्स मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स ऑफ हाउसहोल्ड, इसको मैं फॉल्स कहूंगा, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हाउसहोल्ड्स यहाँ पर सेविंग्स कैसे ज़्यादा कर पाएंगे? उल्टा उनका सेविंग्स कम हो जाएगा ना, क्योंकि उनको तो इनकम कम होगा हाउसहोल्ड्स का। नहीं समझे? इनेबल्स मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स ऑफ द हाउसहोल्ड, मतलब जो गृहिणियां हैं जो घर में सेविंग्स करती हैं उनको मदद मिलेगी। क्या इंटरेस्ट रेट कम करने से उनको मदद मिलेगी? नो सर। तो इसीलिए सही जवाब है No, ए। sir. सही जवाब है ए एंड सी। 29 का डी सही जवाब है और ए एंड सी सही आंसर है। ए भी ट्रू है और सी भी ट्रू है। ओके, Yes, sir. which of the following is overarching all inclusive assumption while assessing the conduciveness of macro variables for business? यानी अगेन हेल्पफुलनेस, मैक्रो वेरिएबल्स फॉर बिजनेस। तो बताना है ऑल इंक्लूसिव एजम्पशंस कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 30, corresponding conduciveness of politico legal and socio cultural institutions given other things constant, time lag, non retaliatory oblique compensatory adjustment neutralizing a particular impact। सवाल को फिर से पढ़ो। सर ये लाइन से आंसर मतलब क्वेश्चन है, मतलब दिया हुआ है बुक। All inclusive assumption while assessing the conduciveness of the macro variables for business। बिजनेस के लिए जो मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं उनमें हेल्पफुल होता है। कहाँ दिया हुआ है बताओ तो। सर पेज नंबर 4.6। मैक्रो वेरिएबल्स यस, देखना, लास्ट। सर लास्ट पैराग्राफ है ना, उसी में थर्ड या फोर्थ लाइन, लास्ट फोर्थ लाइन से। पेज नंबर 4.6 में कहाँ है? सर जहाँ वो जीडीपी राइजिंग या इन्फ्लेशन मॉडरेट वाला जो टेबल दिया है ना, हाँ उसके नीचे उसके नीचे में सर, लास्ट में एकदम ना। लास्ट में सर, दस द अंडरलाइंग कैजुअल फैक्टर। Thus, the underlying causal factor, presence of other enabling factors on demand and supply side, complementary socio-culture institutions, and above all, the overreaching assumption given other things constant mediate in the impact of macroeconomic variables on business conduciveness। बहुत खतरनाक लाइन है, वापस आओ वहीं आते हैं, रुको। उसमें एक लाइन मुझे मिला, गिवन अदर थिंग्स कांस्टेंट, ये मिला मुझे, उसको पढ़कर वापस आते हैं।
देखिए ये मैंने कैंसिल करवाया था क्योंकि इतना खतरनाक लाइन था। देखिए, दस द अंडरलाइंग कैजुअल फैक्टर प्रेजेंस ऑफ अदर इनेबलिंग फैक्टर्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई साइड, complementary socio-culture institutions, and above all the overarching assumption given other things constant mediate in the impact of macroeconomics variables on business conduciveness। हाँ, जो मैंने आपको ये बताया भी था ये बात, थोड़ा सा देखिएगा क्या समझाया था। ये सारे फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए, पहले तो ये बताया था, जैसे जीडीपी राइजिंग होना चाहिए, इन्फ्लेशन मॉडरेट होना चाहिए, मॉडरेटली हाई, टैक्स रेट लोअर होने चाहिए, इंटरेस्ट रेट लोअर होने चाहिए, एक्सचेंज रेट मॉडरेट हाई होना चाहिए, मॉडरेट, ये सब तो होना चाहिए। लेकिन इसकी वजह से फ़ायदा होता है हमारे बिजनेस को। अगर ये सब कुछ ऐसा हुआ तो हमारे बिजनेस को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन फिर उसके बाद मैंने पढ़ाया था कि भले ये सब हमारे फेवर में हो, फिर भी हम हो सकता है हमें फ़ायदा ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि सामने वाला कंट्री हमें सपोर्ट ही नहीं कर रहा, वो हमसे लड़ाई करने के लिए तैयार है, जो हम करते हैं वो उसको उल्टा कर देता है, मतलब रिवर्स मार देता है। तो वैसे सिचुएशन में अदर कंट्री अगर सपोर्टिव नहीं हुए तो हमारे तरफ से लिए गए ये जो सही फैसले हैं वो भी बेकार हो जाएंगे। ये मैंने पढ़ाया था आपको इस पैराग्राफ में, ये इस पैराग्राफ में याद आ रहा है कुछ? यस सर। उसी के बारे में यहाँ लिखा था, दस द अंडरलाइंग कैजुअल फैक्टर प्रेजेंस ऑफ अदर इनेबलिंग फैक्टर्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई साइड। हाँ, तो मैंने बताया भी था कि देखिए, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, हेलो,
हाँ देखिएगा, तो ये जो पॉइंट पढ़े थे यहाँ पर वही था कि अगर एक तरफ हमने फेवर में कर दिया सब कुछ, लेकिन यहाँ डिमांड और सप्लाई देखो, यहाँ पर डिमांड और सप्लाई the likewise the lower rate of interest may not themselves be adequate in attracting investment in other in case other conditions of demand supply are conducive। मतलब एक तरफ हमने इंटरेस्ट रेट लो कर दिया, लेकिन उसके बाद भी अगर डिमांड नहीं बढ़ रहा है तो वैसे सिचुएशन में नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि डिमांड नहीं बढ़ेगा तो हम सप्लाई भी नहीं बढ़ा पाएंगे। Thus, the underlying causal factor presence of another enabling factors on demand supply side complementary socio-culture institutions, यानी सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट के कारण भी हमारा डिमांड सप्लाई पे फर्क पड़ता है। एंड ऑल अबव द ओवर रीचिंग एजम्पशन गिवन अदर थिंग कांस्टेंट मीडिएट इन द इम्पैक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑन बिजनेस कंड्यूसिवनेस, यानी बिजनेस को जो हेल्प मिलने वाले वेरिएबल्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, उनके इम्पैक्ट को मीडिएट कर देता है गिवन द अदर थिंग्स कांस्टेंट। ये बात है यहाँ पर। तो अब वापस आते हैं, which of the following is overreaching all inclusive assumption whether assessing the conduciveness of the macro variables for business। मतलब मैक्रो वेरिएबल्स जो बिजनेस के लिए हेल्प करते हैं उसको उसको एसेस करते समय विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओवरआर्चिंग, मतलब कौन उसको ओवरराइड कर रहा है, तो गिवन अदर थिंग्स कांस्टेंट, ये उनको ओवरराइड कर रहा है, यानी हेल्प करने में रोक रहा है, हेल्प करने से। ये जवाब है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल में आता है कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं उनको आगे बढ़ने में रोकता कौन है, तो ये वाला पॉइंट जवाब है इसका। ओके, यस सर। तो आपका ये चैप्टर नंबर 4 आज मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसका आपको सवाल बनाना है इससे क्रैकर से। तो आपका क्रैकर में किसी को डाउट था क्या क्रैकर से? नो सर। अब सुनो, किसी का और कोई सा भी डाउट होगा उसको आप क्लास के बाद पूछिए आकर के नीचे। जब मैं कल क्लास लूंगा ना उसके बाद आप पूछेंगे मेरे से आकर के। ओके ओके सर। यस सर। ओके सर। फिर आज के लिए इतना काफी है। कल सुबह 10:15 बजे हम लोग मिलेंगे अकाउंट्स और लॉ के लिए। ओके।